सादिया के लिए मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। भाई अम्मा का घुटना पकड़ कर बैठा, अम्मा की मिन्नतें कर रहा था। उसे हमारे रिश्तेदारों की एक लड़की सादिया पसंद आ गई थी, जो अम्मा की भाभी यानी हमारी इकलौती मामी की छोटी बहन थी। उसमें गोरी रंगत और लंबे बालों के सिवा कुछ न था और भाई उसी रंगत पर मर मिटा था, जबकि वो अम्मा को सख्त नापसंद थी। ना सिर्फ वो, अम्मा को तो अपनी भाभी भी जरा पसंद ना थी। ऐसे में उसकी बहन को अपनी बहू बनाकर कैसे ले आती। अम्मा ने सादिया का नाम सुनकर ही आंखें माथे पर चढ़ा ली। तुम मुझसे ऐसी उम्मीद मत रख कि मैं उस चटान घर की लड़की के लिए तेरा रिश्ता लेकर जाऊंगी। अल्लाह माफ करे, चटान भर की लड़की ने मेरे 6 फुट लंबे जवान जहान बेटे को कैसे अपने काबू में किया कि उसे उस लड़की के सिवा कुछ समझाई नहीं देता। अरे मैंने तो सोचा था कि अमीर कबीर घराने से लड़की ब्याह कर लाऊंगी। आखिर तो इतना खूबसूरत जवान है, बरसरे रोजगार है, हमारे भी कुछ दिन बदल जाते। पर तेरी नजर कहाँ जाकर ठहरी। उन गरीब टट पूंजियों में रिश्ता करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। कैसे कैसे अरमान थे मेरे, पर तुम्हें तो लगता है मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर कर ही दम लेना है। अम्मा ने लाख भाई को रसीद की तो वो लड़खड़ा गया। अम्मा देखो ना, सारे घर का काम तो यूं चुटकी बजाते कर लेगी। भाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अम्मा के मुंह के सामने चुटकी बजाई तो अम्मा ने गुस्से से उसे घूरा। अच्छा, और क्या क्या गुण है उसमें, जरा वो भी तो बता दे। अम्मा ने तंजिया लहजे में भाई से पूछा तो उसे अम्मा के तंज की जरा समझ न आई, बल्कि वो सादिया की तारीफों के पुल बांधने लगा। अम्मा को मजीद गुस्सा चढ़ा था। तुझे उसकी ये सारी खसूसियात के बारे में कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम था कि वो बदचलन लड़की मेरे बेटे को इस हद तक वरगला चुकी है। अम्मा की जुबान से अंगारे जबकि आंखों से शोले निकले तो भाई घबराकर पीछे हटा। अरे अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे तो मालूम भी नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने तो तेरे अलावा किसी को ये बात नहीं बताई। तू मेरी प्यारी अम्मा है ना, तू ही मेरे लिए कुछ कर। मैं सादिया के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। वो अपनी जिद पर अड़ा। अम्मा की गुस्से को मजीद हवा दे गया था। अम्मा उसकी ढिठाई पर हैरान होने के साथ साथ दिल मिलाकर रह गई थी। वो तो अम्मा का पीछा छोड़ने को तैयार न था। अम्मा खुद ही एक झटके से उठ खड़ी हुई और पाँव में जूती पहनकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। मेरा नाम शमीम है, हम 2 बहनें थी, जबकि हमारा एक भाई था। सबसे बड़ी नाइला और फिर भाई हारून और मैं सबसे छोटी थी। मेरी अम्मा काफी सख्त मिजाज की थी। हम सब बहन भाई अब्बा के बजाय अम्मा से डरते थे। दरअसल अब्बा तो खुद अम्मा से डरते थे। अम्मा को गुस्सा चढ़ता तो वो अब्बा का भी लिहाज ना करती और ऐसी ऐसी बातें सुनाती कि अब्बा का भी मुंह खुले का खुला रह गया था। मेरी अम्मा गुस्से के साथ साथ जुबान की भी बहुत तेज थी और उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। पूरे खानदान में उसकी टक्कर का कोई नहीं था। मेरी बड़ी बहन नाइला ने अपनी मर्जी और पसंद की शादी की थी। उसने हमारे खानदान से देखकर खानदान का लड़का पसंद कर लिया और वो लड़का भी उसकी मोहब्बत का दम भरने लगा। वो लड़का हमारे खानदान और रिश्तेदारों में से नहीं था, तब उनके घर के हालात हमारे मुकाबले में काफी बेहतर थे। उनकी कुछ जमीन जायदाद भी थी। अम्मा तो यही सोचकर खुश थी कि नाइला वहाँ जाकर राज करेगी। लिहाजा अम्मा ने उसकी पसंद को फौरन ही कबूल कर लिया और नाइला को साफ साफ कहा कि उस लड़के को कहे कि वो रिश्ता लेकर आए। अम्मा ने दरअसल नाइला को फोन पर उस लड़के से बातें करते हुए पकड़ लिया था। नाइला अम्मा की बात सुनकर खुश हो गई और उसने लड़के को अम्मा का पैगाम पहुंचा दिया। उसने फौरन ही अपने माँ बाप को रिश्ता देकर भेजा। अम्मा की खुशी का कोई ठिकाना न था, बल्कि अम्मा तो फख्र महसूस कर रही थी कि उनकी बेटी के लिए इतने अच्छे खानदान से रिश्ता आया था। अब्बा की क्या मजाल थी कि वो अम्मा के सामने इनकार करता। वैसे भी रिश्ते में किसी किस्म की कोई कमी न थी। लड़का अच्छी शक्ल सूरत का बरसरे रोजगार था और काफी खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था, जबकि वो लोग हमारे जात बरादरी के थे। तो ऐसे में भला इनकार की गुंजाइश बचती ही कहाँ थी। ये अलग बात थी कि नाइला तो उस लड़की के साथ चक्कर कर रहा था, मगर ये बात अम्मा और मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। ना तो ये बात भाई को पता थी और ना ही अब्बा को। अम्मा ने ये बात सबसे छुपाई, मगर लड़के की माँ को शायद इस बात का काफी रंज था कि उसका लड़का हमारे जैसे गरीब घराने में शादी करने चला था। लिहाजा उसने अब्बा और भाई के सामने ये बात जता दी कि वो ये रिश्ता लड़के की पसंद और मर्जी से लाई है। उसका अपना कोई खास इरादा न था। अम्मा की चालाकी यहाँ बड़ी काम आई। अम्मा ने इस बात को टालने और दबाने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बा को अंदाजा हो गया था कि ये लड़की और लड़के की पसंद का मामला था। मगर अब्बा भला कर भी क्या सकते थे। वो सच जाने के बाद भी चुप साधे रहे और अम्मा ने नाइला को उनके खानदान में ब्याह कर अपनी नाइला दोनों की ख्वाहिश पूरी कर ली। नाइला के बाद शादी की बारी भाई की थी। भाई को नौकरी करते तो 3 से 4 साल हो गए थे, मगर अभी तक अम्मा ने भाई की शादी के बारे में नहीं सोचा था। अम्मा का तो अभी भी उसकी शादी का कोई इरादा नहीं था। अम्मा चाहती थी कि पहले मुझे रुखसत कर दे और फिर भाई की शादी के बारे में सोचे, मगर भाई अब मजीद बर्दाश्त करने वाला नहीं था। उसने ना सिर्फ अपने मुंह से अपनी शादी का कह दिया, बल्कि अम्मा को ज़हमत से बचाने के लिए लड़की भी बता दी। अम्मा तो लड़की का सुनकर ही रत्थे से उतर गई थी। अम्मा जो नाइला का रिश्ता अमीर घराने में तय होने के बाद बाकी दोनों बच्चों का भी उसी खानदान में रिश्ता जोड़ने का ख्वाब देख रही थी, उसका ख्वाब धरे का धरा रह गया था। अम्मा ने सादिया को अपनी बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया था, मगर भाई भी अम्मा का ही बेटा था। वो रोजाना ही अम्मा को सादिया से रिश्ते के लिए कायल करने की कोशिश करता। मैं अम्मा और भाई की इस बहस की चश्मदीद गवाह थी और भाई का जज्बा देखकर मुझे यकीन हो चला था कि इस जंग में जीत भाई की होने वाली थी, क्योंकि भाई के हाथ अम्मा का वो कमजोर सिरा था जिसको पकड़कर भाई अम्मा की डोर आसानी से खींच सकता था। जब नाइला अपनी पसंद से शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं।
भाई का ये जुमला सुनकर अम्मा को चुप साधनी पड़ती। वो भाई को कई बार समझा चुकी थी कि अब उसे अपनी पसंद से शादी ही करनी थी। जब नायला के ससुराल में से किसी लड़की को अपने जाल में फंसा लेता, भला अपनी मामी की उस गरीब खानदान में बसने की क्या जरूरत थी। मगर भाई को खानदान और दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं आपको इतने पैसे कमा दूंगा, आप राज करेंगे राज। उसने अम्मा से कई वादे किए, मिला के वो ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जीत भाई की हुई और अम्मा को न चाहते हुए भी चारों नाचार अपनी भाभी के मेके उसकी छोटी बहन का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेकर जाना ही पड़ा। जैसे नायला के ससुराल वाले हमारे मुकाबले में बेहतर थे, ऐसे हम भी अपनी होने वाली भाभी के घर के हालात के मुकाबले में काफी बेहतर थे। भाई की नौकरी लगने के बाद से हमारे हालात में काफी बेहतरी आई थी। भाई हमेशा अपनी सारी की सारी तनख्वाह अम्मा के हाथ पर ही लाकर रख दिया करता था और अम्मा तो थी ही सदा की कंजूस। उसने कभी एक पैसा भी खाने पीने के कपड़े लत्ते लेने पर नहीं लगाया था, बल्कि कमेटी डालकर अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी, जो अम्मा ने नायला की शादी से पहले घर ठीक करवाने और बाकी नायला की शादी पर खर्च कर दी। जबकि भाई या मेरे लिए कुछ भी बचाकर ना रखा। अम्मा का कहना था कि नायला के ससुराल वालों के हिसाब से खर्चा करना जरूरी है, नहीं तो वो बाद में नायला को ताने देंगी। भाई की शादी पर अम्मा का ज्यादा पैसे खर्च करने का इरादा नहीं था, लेकिन मेरी शादी के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ती। लिहाजा नायला की शादी के बाद से अम्मा ने फिर से कमेटी डाल दी थी। लड़की वालों ने फौरन भाई का रिश्ता कबूल कर लिया और झट मंगनी पट तैयार करके अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। भाभी का मेका किसी दूसरे शहर आबाद था। भाई ने उसको शायद नायला की शादी पर देखा और पसंद कर लिया था। भाई की शादी के बाद ये बात वाज़ेह हो गई थी कि भाई सही कहता था। नायला भाई की पसंद के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मगर अम्मा को इस बात का यकीन न था। अम्मा ने साफ साफ उसके मुंह पर कह दिया था कि बीबी ने झूठ किसी और के सामने बोला, जबकि वो बुत बनी अम्मा को देखते ही रह गई थी। अम्मा को चूंकि सादिया बहू बनने से पहले ही पसंद न थी, तो अब कैसे पसंद आती। अम्मा भाई की वजह से चुप थी, वरना पहले ही दिन उसका वो हश्र करती कि दुनिया तमाशा देखती। खैर अम्मा ने भाई के दिखाने को उसकी पसंद को कबूल कर लिया। भाई के साथ अम्मा का रवैया हमेशा रूखा फीका ही रहा। बजाय तो भाभी अच्छी थी, वो दिन भर कामों में लगी रहती। उसने अम्मा के रवैये का कभी कोई शिकवा नहीं किया था। यह हो सकता है अपने कमरे में भाई से करती हो, लेकिन भाई का रवैया अम्मा के साथ वैसे ही था जैसे शादी से पहले हुआ करता था। भाई ने शादी के बाद भी कभी अम्मा की हुक्म अदुली न की और वो हर बात में अम्मा को ही अहमियत और तरजीह दिया करता था। भाई शादी से पहले भी अम्मा का फरमाबरदार था और अब भी अम्मा का फरमाबरदार था, मगर फिर भी अम्मा के शिकवे शिकायतें खत्म होने में नहीं आते थे। वो हर वक्त मुंह में अंगारे चबाए रखती थी और गुस्से में भाभी को घूर घूर कर देखती रहती। मैं पहले भी घर का कोई खास काम नहीं किया करती थी। अम्मा ने तो बहुत पहले ही घर का काम करना छोड़ दिया था और हम बहनों पर डाल दिया था, मगर मैं सिर्फ नायला की मदद करवाया करती थी, जबकि बाकी सारे काम नायला खुद ही निपटाया करती थी। नायला की शादी के बाद अम्मा को घर के कामों में हाथ डालना पड़ा, क्योंकि मुझे कोई ज्यादा काम नहीं आता था, जबकि भाभी के आने के बाद अम्मा ने सारा काम उस पर डाल दिया। मैं जो पहले नायला की मदद करवाने के बाद से छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, और वो भी नहीं करती थी, बल्कि मैं भी इस बात पर खुश थी कि भाभी सारे काम निपटा रही है, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है। मैंने भाई से फरमाइश करके एक फोन ले लिया था। मैं सारा दिन फोन पर चिपकी रहती थी। मेरा काम दिन भर अपनी सहेलियों से बातें करना और मजे मजे की वीडियो देखना था। उनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता था। बाकी वक्त में अम्मा के साथ बैठकर उसकी बातें सुनते गुजार देती थी। उसके पास भाभी के खिलाफ ढेरों शिकायतें थी, जो सुनकर मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती और कभी कभार अम्मा को मजे भड़का देती, ताकि अम्मा भाभी की क्लास में तो घर में कुछ मजे का समा बने। एक दिन भाभी बावर्ची खाने में काम करते हुए चकराकर गिर पड़ी। उस दिन बला की गर्मी थी और भाभी सुबह से ही कामों में मशगूल थी। शायद वो बावर्ची खाने की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और चकरा गई थी। भाई उस दिन घर पर मौजूद था, क्योंकि वो छुट्टी का दिन था। लिहाजा भाई से फौरन डॉक्टर के पास ले गया, जबकि अम्मा का कहना था कि ये अपने शोर को काबू करने के मकरों फरेब है। चलाक बीवियां ऐसे ही थोड़े बहुत काम करने पर भी चकरा जाती हैं, ताकि शोर की हमदर्दियां समेट सके। भाई रोजाना घर पर ना होता था। अगर उसे चक्कर आने होते तो किसी और दिन आ जाते। आज भाई की छुट्टी वाले दिन ही चक्कर का आना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैं अम्मा की बात से मुतफिक थी, वाकई वो ठीक कह रही थी, ऐसा ही था। मैं भाभी की चालाकियों से बाखूबी आगाह थी। उसने भाई को ऐसे ही तो काबू में नहीं कर रखा था। भाई हर वक्त उसकी भूल रहा था। वो ना जाने कमरे में भाई के साथ क्या क्या बातें करती होगी। मैंने और अम्मा ने अक्सर उसके बंद दरवाजे से कान लगाकर भी सुनने की कोशिश की थी, मगर हमें कभी भी उसकी बातें समझ नहीं आई। वो इतनी चालाक थी कि वो इतने धीरे अंदाज में भाई से बातें करती कि दरवाजे के पार तक सुनाई ना देती। जब वो भाई के पास बैठी होती तो मैं जानबूझकर कई मरतबा अपना मोबाइल भी रिकॉर्डिंग पर लगाकर उसके पास रख जाती, ताकि मुझे पता चल सके कि वो भाई से हमारे बारे में क्या बातें करती थी। मगर वो दोनों अपनी ही बातें किया करते थे और उस वक्त हमारे बारे में कोई बात नहीं करते। वो इतनी चालाक थी कि उसको ये भी अंदाजा हो जाता कि मोबाइल पास रखा हुआ है तो कहीं इसमें उसकी आवाज महफूज ना हो जाए। अम्मा ने मुझे कई दफा कहा था कि मैं उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करके अम्मा को दिखाऊं, ताकि वो भाई को उसकी शिकायत लगाने के साथ साथ ठोस सबूत भी पेश कर सके और उससे साफ अंदाज में बात कर सके। मगर मैं उसके खिलाफ आज तक कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई थी। उस दिन भाई उसे फौरन डॉक्टर के पास ले गया तो मैं और अम्मा अपना दिल पकड़कर रह गई। मुझे भाई पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, भला उसकी इतनी परवाह करने की क्या ही जरूरत थी। भाई कुछ ही देर में वापस आ गया था, भाभी सोच के न लिए, जबकि भाई अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वापस लौटा। मैं हैरान थी कि वो ऐसे कौन से अस्पताल गए थे जहाँ से ये इतनी खुशो-खुर्रम वापस आए। कहीं वो बहाना लगाकर भाई खाना खाने तो नहीं गए थे। भाभी आते ही अपने कमरे में कहीं गुम हो गई, जबकि भाई अम्मा के पास अम्मा का घुटना पकड़कर बैठ गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा, आप दादी बनने वाली है। भाई ने अम्मा को खबर सुनाई तो अम्मा का मुंह हैरत से खुला का खुला
कि मैं अम्मा के तासुरात का इंतजार करने लगी ताकि जान सकूं कि खुशखबरी थी या गम था। अम्मा ने कुछ ही देर बाद जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और भाई को मुबारकबाद देने के साथ साथ उसको प्यार करने लगी तो मैं भी मुस्कुरा दी। लो जी, अब मजीद चोंचले शुरू हो जाएंगे, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, और खाने पीने पर कितने ही पैसे लुटा बैठेंगे। भाई के जाते ही अम्मा ने अपना जहर पिघला तो मैं भी सोच में पड़ गई। पहले ही मेरे बेटे ने उसे हाथों का छाला बनाकर रखा हुआ है, अब तो खुदा जाने आसमान पर ही चढ़ा देगा। आखिर तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। भला इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने की जरूरत ही क्या थी? सारी जिंदगी पड़ी है बच्चे पैदा करने और पालने को। अभी सही तरह से घर में सेट तो हो जाती। भाई की शादी को 1.5 साल हो चला था और भाभी ने 1.5 साल बाद ये खबर सुनाई थी। वो दोनों मियां बीवी बहुत ही खुश थे, लेकिन अम्मा ये खबर सुनकर बिल्कुल खुश नहीं हुई थी। भाई कुछ देर बाद जाकर मिठाई ले आया और अब्बा के आते ही उसने खुशखबरी अब्बा को सुनाई और अब्बा के मुंह में मिठाई डाली तो अब्बा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने जिंदगी में पहली बार अब्बा को इतना खुश देखा था। पोते या पोते के मिलने की खबर से दादा के चेहरे पर जो खुशी आई थी वो काबिले जीत थी। भाभी के घर में आने के बाद से भाई की किस्मत ही बदल गई। उससे दफ्तर की जानिब से कुछ दिन पहले ही तरक्की मिली थी, जबकि अब उन्होंने भाई को बाहर जाने की पेशकश कर दी। भाई की कंपनी ने एक दफ्तर बैरन मुल्क में खोला था और वहाँ पर काम करने वाले ऑफिसरों को अपने मातहत वर्कर्स की जरूरत थी। भाई के कुछ कुलीग्स को भी ये पेशकश की गई। उन्हें तकरीबन 5 लड़कों की जरूरत थी। भाई के लिए ये एक सुनहरी मौका था। वहाँ जाकर भाई की तनख्वाह यहाँ की तनख्वाह के हिसाब से डबल से भी ज्यादा होती। अब जबकि उसका खानदान भी बनने वाला था, उसके यहाँ बच्चे की आमद मुतवक्का थी। ऐसे में ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे ये पेशकश की गई थी, लेकिन उसका होने वाला बच्चा बहुत खुशकिस्मत था। भाई उस सुनहरी मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके सभी साथियों ने ये पेशकश कबूल कर ली और उन्होंने भाई को भी ताकीद की थी कि वो ये पेशकश किसी सूरत ना ठुकराए, क्योंकि अपने हालात और स्टेटस बदलने का यही एक वाहिद मौका था। भाई का दिल अपने घर वालों को छोड़कर जाने को तो ना था, मगर अपनी औलाद और अपने खानदान के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर उसे ये फैसला लेना पड़ा और उसने पेशकश कबूल कर ली। उसकी ख्वाहिश थी कि उसे कुछ वक्त मिल सके ताकि वो अपने होने वाले बच्चे को देख ले, मगर कंपनी ने मौका ना दिया तो उन्हें 2 महीने बाद ही बैरूनी मुल्क बुलवा लिया गया। भाई अफसरदा चेहरा लिए हम सबको छोड़कर हमारे ही बेहतर मुस्तकबिल की खातिर बैरूनी मुल्क चला गया तो भाभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भाई बैरूनी मुल्क गया, अम्मा को तो जैसे मौका मिल गया वो भाभी पर जुल्म सितम करने लगी। उसने भाभी की जिंदगी का जीवन करने की ठान ली थी। भाई के होते हुए अम्मा को ऐसा मौका ही ना मिलता था, ना तो भाभी अम्मा को कोई ऐसा मौका पेश करती। भाभी तो अभी भी पूरी लगन से घर के कामों में लगी हुई थी। वो अम्मा के आगे कभी जुबान ना चलाती, मगर अम्मा अब कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती, उसको जलील करके रख देती। अम्मा ने उसके खानदान को भी ना छोड़ा था और उसके अब्बा को फोन मिलाकर भाभी की शिकायतें लगाई, जिनमें से काफी बातें सिर्फ झूठ पर मबनी थी। उसके अब्बा भी शर्मिंदा थे कि उनकी बेटी ने अम्मा को इस कदर तंग करके रखा था। उनके घर की ये दूसरी बेटी थी जो हमारे खानदान में ब्याह कराई थी, लिहाजा वो अम्मा के सामने सर उठाने के काबिल नहीं थे। अम्मा भाभी को तंग करने का कोई भी मौका हासिल नहीं जाने देती थी। भाई को गए अभी 7 माह हुए थे, एक दिन अचानक अब्बा हमें रोता बिलखता छोड़ गए। अब्बा को न जाने क्या हुआ कि वो बैठे बिठाए कुर्सी से गिरे और फिर कभी ना उठ सके। शायद अब्बा को दिल का दौरा पड़ा था। मैंने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया तो उन्होंने अब्बा की मौत की तस्दीक कर दी। अब्बा को अस्पताल ले जाने का मौका भी ना मिल सका था। अब्बा की मौत हम सबके लिए बड़ा सदमा था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। अम्मा भी बगैर आंसुओं की बैन डाल रही थी। भाभी अब्बा की मौत पर बेहद हुई थी। भाई के बाद घर में वो अब्बा जी के करीब थी। अब्बा उसे अपनी बेटी की तरह चाहते थे और अम्मा से छुप छुप कर उसे खाने पीने की चीजें लाकर दिया करते थे। मैंने 1-2 बार अम्मा को अब्बा की शिकायत लगाई तो अम्मा ने अब्बा की खूब खबर ली। तब से अब्बा मुझसे भी छुपाने लगे, मगर उन्होंने भाभी का ख्याल रखना बंद ना किया। मुझे मालूम था कि वो अब भी छुप छुप आकर उसकी पसंदीदा चीजें उसके लिए लेकर आया करते थे। अब्बा की मौत का सुनकर नाइला समेत पूरा खानदान इकट्ठा हो गया था, मगर एक भाई था जो अब्बा के जनाजे पर ना आ सका। उसका फोन पर ही रो रो कर बुरा हाल था। अम्मा और हम बहनें उसे तसल्ली देती तो वो कुछ बहल जाता। अब्बा की रस्मात खत्म हुई तो सब अपने अपने घर चले गए। भाभी उम्मीद से थी, मगर अम्मा ने उसका खाना पीना तक बंद कर रखा था। वो उसे सिर्फ एक वक्त का खाना देती, जबकि ऐसी हालत में भाभी सारा दिन खाली पेट काम कर करके हलकान हो जाती। अम्मा नहीं चाहती थी कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। उसका इरादा था कि वो भाई की गाय मौजूदगी का फायदा उठाते हुए भाई को भाभी के खिलाफ कर देगी और उसे भाई से तलाक दिलवाकर भाई की अपनी मर्जी और पसंद से शादी करेगी। अब तो भाई की अहमियत पहले से भी बढ़ गई थी, क्योंकि वो डॉलर कमाने लगा था और वो हर माह अम्मा को लाखों रुपए भेजता। ऐसे में अम्मा उसी भाभी पर इत्तेफाक कैसे कर लेती? अम्मा के न चाहने के बावजूद भाभी ने बेटी को जन्म दिया था। अम्मा पोती की पैदाइश पर जब भूल गई थी उसका वक्त चलता तो वो बच्चे का गला दबाकर ही मार देती, मगर वो कातिल नहीं बनना चाहती थी। चारों न चारों से उस बच्ची को अपनाना ही था, मगर अम्मा ने भाई को ये खबर ना पहुंचेगी कि वो बाप बन गया था। अम्मा ने भाई को यही कहा कि उसका बच्चा जाया हो गया था। भाई ये खबर सुनकर बहुत गंभीर हुआ। उसने अम्मा से कई बार कहा कि वो उसकी बीवी से बात कराई, मगर अम्मा कोई न कोई बहाना करके टाल देती। अम्मा के पास बहानों और झूठ की कमी ना थी। अम्मा अक्सर भाई से कह देती कि भाभी शॉपिंग कर रही है, मगर कभी भी भाई से भाभी की बात तक ना करवाती। मेरी बहन नाइला की शादी के कई सालों तक औलाद ना हो पाई थी। अब तो उसके ससुराल वालों ने उसको ताने देना शुरू कर दिए। वो चाहते थे कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे ताकि अपने इकलौते बेटे की औलाद देख सके, मगर नाइला अभी तक अपने हक के लिए डटी हुई थी। उसने अपने शौहर को दूसरी शादी नहीं करने दी और ना ही वो करने देना चाहती थी। वो भी आखिर अम्मा की बेटी थी, इतनी आसानी से कैसे हार मान लेती? वो अपने हक के लिए लड़ना जानती
रही थी, अम्मा ने भाई की बेटी नाइला को थमा दी और कह दिया कि खानदान वालों को यही बताना कि तुम्हारे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, बाकी शोहर घर वालों को खुद ही संभाल लेना, कम से कम पूरे खानदान में तो सुख की और शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाभी हर वक्त अपनी बेटी की याद में रोती रहती। उसने बहुत बार कोशिश की थी कि वो किसी तरह भाई से बात कर सके। उसने एक दो बार मेरा फोन भी चुराकर भाई से बात करने की कोशिश की, मगर अम्मा ने उसे ऐसा कोई मौका ना दिया। हमेशा अम्मा उसकी ताक में रहती और हर बार उसे रंगे हाथों पकड़ लेती और भाई से बात होने से पहले ही उसके हाथों से फोन छीन लेती। भाई को प्रदेश गए 5 साल का अरसा बीत गया था। इन 5 सालों में वो एक बार भी पलट कर ना आ सका था। भाभी की तबीयत खराब रहने लगी थी। उसने मुझसे कहा कि वो डॉक्टर के पास जाना चाहती है। मैंने उसका पैगाम जो का तो अम्मा को पहुंचा दिया। अम्मा ने पहले तो मुझे बुरा भला कहा और फिर भाभी को बुरा भला कहने लगी। इसको ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं? क्या वो मरने वाली है? अम्मा ने उसके सारे खानदान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उसे डॉक्टर को ना दिखाया। मैंने भी भाभी की हालत देखी थी। वो बावर्ची खाने में काम करते हुए हल्कान होकर कुर्सी पर बैठ जाती। उसे बुखार कई दिनों से आ रहा था और बुखार की वजह से बहुत कमजोरी हो गई थी। मुनासिब खाना न मिलने की वजह से उसका जिस्म भी पहले जैसा नहीं रहा था। उसका रंग बहुत फीका पड़ गया था। मुझे अम्मा की सख्त दिल पर हैरत हुई, लिहाजा मैंने दबे दबे लफ्जों में भाभी की तरफदारी कर दी तो अम्मा ने मेरी भी बेइज्जती कर दी। तुझे तो मैं इस घर से रुखसत करके तेरे घर का करती हूँ। अम्मा ने मुझे रुखसत करने की ठानी। मैंने अम्मा के मुंह से अपनी शादी का सुनकर शुक्र अदा किया, क्योंकि अम्मा ने अभी तक मेरा एक भी रिश्ता नहीं देखा था। खानदान के कुछ घरानों की तरफ से रिश्ते के मुतालिक बात की गई थी तो अम्मा कल्ली कतरा गई। न जाने अम्मा मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। शायद मुझे सारी जिंदगी अपने साथ रखना चाहती थी। अम्मा का कहना था कि सब रिश्तेदार दौलत की लालच में तेरा रिश्ता लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तेरे भाई को अच्छी नौकरी जो मिल गई है। अगर ये रिश्ते वाले दौलत के लालची न होते तो भाई के बाहर जाने से पहले ही रिश्ता दे देते। मैं अम्मा की बात सुनकर हैरान थी, पर मैं अम्मा से खुद अपनी शादी के बारे में तो नहीं कह सकती थी। मैंने अम्मा की मुंह से गालियों की बौछार सुनकर चुप रहने लगी आफियत जानी और फिर दोबारा से भाभी की तरफदारी न की। आज न जाने मेरी आंख सुबह सवेरे क्यों खुल गई थी, हालांकि मैं दिन 12 बजे तक सोई पड़ी रहती थी और सारी रात मोबाइल में मसरूफ रहती। मैं रात भर भी देर तक मोबाइल देखती रही थी, लेकिन फिर भी मेरी आंख सुबह होते ही खुल गई। अमूमन मैं जब सोकर उठती थी तो भाभी को कामों में लगा पाती, मगर आज वो कामों में ना लगी हुई थी, बल्कि हंसू सन्नाटा फैला था। अम्मा भी घर पर मौजूद न थी। मुझे लगा शायद मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी जाग गई हूँ, लिहाजा मैं दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर करवटें बदलने के बावजूद भी मुझे नींद न आई। बाहर दिन चढ़ाया था और अच्छी खासी धूप सहन में फैल गई थी, मगर भाभी अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं गई थी। ऐसा मुमकिन तो ना था कि भाभी इतनी देर तक कमरे में ठहरी रहे। अम्मा तो उसे इतनी देर कमरे में लेटा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हो सकता है भाभी अम्मा के साथ ही कहीं चली गई हो। मैंने सोचा और भाभी के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि मालूम कर सकूं कि वो घर में मौजूद थी या नहीं। मैं जैसे ही भाभी के कमरे में गई तो मैं अपनी जगह पर साकित रह गई। सामने का मंजर मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। भाभी आधी बिस्तर पर और आधी बिस्तर से नीचे गिरी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे देखते ही हाथ के इशारे से अपनी मदद के लिए बुलाया। भाभी का सांस उखड़ा हुआ था। उसे न जाने सांस लेने में इस तरह तकलीफ क्यों हो रही थी। मैं भागकर उसके पास गई और मेज पर रखी बोतल में से पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ाया, मगर वो पानी पीने की हालत में ही कब थी। उसके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने अपने हाथ की हथेली में पानी लेकर उसके मुंह में डालना चाहा तो पानी बाहर निकल गया। मैं फौरन भागकर बाहर गई और अपने मोबाइल से एम्बुलेंस को फोन मिलाया। मैं अम्मा की तलाश में घर से बाहर निकली और मोहल्ले के एक दो घरों में बगैर चप्पल पहने ही अम्मा को ढूंढने भागी। न जाने अम्मा कहाँ गायब हो गई थी। मैं मोहल्ले वाली खाला सलीमा को बुलाकर ले आई। वो भी भाभी की हालत देखकर परेशान थी। एम्बुलेंस आई तो मैं घर को ताला लगाकर सलमा खाला के साथ ही भाभी को लिए अस्पताल चली आई, मगर अस्पताल पहुंचने तक भाभी बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने फौरन भाभी को दाखिल करके उसका इलाज शुरू किया, मगर वो थोड़ी ही देर में सर झुकाए कमरे से बाहर चला आया। हम आपके मरीज को नहीं बचा सके। आपने आने में बहुत देर कर दी। अगर आप इनको बर वक्त ले आते तो इनकी जान बचाई जा सकती थी। मैं सदमे की कैफियत में डॉक्टर को देख रही थी। मैं होशो हवास से बेगानी होती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए। अम्मा मुझे अकेली छोड़कर न जाने खुद कहाँ गायब थी। मैंने परेशान नजरों से सलमा खाला की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती, सलमा खाला ने मुझे थाम लिया और करीबी बेड पर बिठा दिया। बाकी के सारे मामला सलमा खाला ने संभाल लिए थे। मेरे तो हाथ पांव इतने फूल गए कि मुझे कुछ ही समझ न आया कि मैं क्या करूं। अम्मा घर आई तो दरवाजे पर पड़ा ताला देखकर परेशान हो गई। मोहल्ले की औरतों ने उसे भाभी की तबीयत के बारे में बताया। हम एम्बुलेंस में भाभी की मिलत को लेकर घर पहुंचे तो अम्मा ने परेशानी से अपना सीना पीट डाला। वो भाभी के जनाजे पर ऐसे बैन कर रही थी जैसे उनकी सगी बेटी की मौत हो गई हो। मेरा दिल खून के आंसू हो रहा था। भाभी की जिंदगी में तो मुझे उससे कभी कोई हमदर्दी नहीं हुई थी, लेकिन उसके मरने के बाद मेरा दिल हमदर्दी से भरा हुआ था। जो भी हुआ उसके साथ अच्छा नहीं हुआ था। अम्मा ने उसके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया और ये शायद अम्मा के सलूक का नतीजा था कि आज वो इस दुनिया में मौजूद ना थी। अगर उसका बर वक्त इलाज हो जाता या हम उसे वक्त पर डॉक्टर के पास ले जाते तो शायद उसकी जिंदगी बच जाती। उसे पिछले पूरे महीने से बुखार रहा था। अम्मा उसे एक बार भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई थी। उसको कोई इतनी खतरनाक बीमारी न थी कि उसका इलाज ना होने पाता, मगर खुराक की कमी और बर वक्त दवा न मिलना उसकी जान ले गया था। अम्मा ने पिछले 5 सालों में भाई से लातादार बातें छुपाई थी। अगर उसका बस चलता तो वो भाभी की मौत के मुतालिक भी भाई को बाखबर ना करती, मगर भाभी की मौत कोई ऐसी छोटी खबर ना थी जो भाई से छुपी रहती। पूरा खानदान इकट्ठा था। भाभी के घर वाले भाभी की मौत पर रहम कर रहे थे। मुझे उन पर भी अफसोस हुआ। जिंदगी में तो उन्होंने कभी
अपनी बेटी की पलट कर खबर नहीं ली थी और न कभी ये आकर देखा कि उसके साथ यहाँ पर क्या सलूक हो रहा था। जबकि उसकी मैयत पर आंसू बहाने पहुंच रहे थे, शायद उनके रहमो गुमान में भी न था कि उनकी बेटी कितने बुरे हालात के साथ रह रही थी। हालांकि बजाय तो सभी यही समझते थे कि भाभी डॉलरों में खेल रही थी, उनका शोर बैरूनी मुल्क गया हुआ था, जबकि वहाँ से दोनों हाथों से कमाई करके यहाँ भेजकर अपनी बीवी पर लुटा रहा था। अम्मा ने सबको यही जाय दिया था कि वो पूरी की पूरी कमाई भाभी के हाथ में थमा देती है और वही सारे घर का खर्चा चलाती है। मगर हकीकत तो ये थी कि अम्मा ने कभी 1 रुपया भी भाभी के हाथ पर नहीं जाने दिया। उसे तो घर में मौजूद खाने पीने की चीजों की भी कमी थी। भाई ने भाभी के जनाजे पर अगले दिन पहुंचना था, उसकी टिकट कंफर्म हो गई थी, मगर उसका कहना था कि मेरे आने से पहले मेरी बीवी को ना दफनाया जाए। मगर अम्मा ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो भाभी की नीयत देख लेता तो उसकी हालत देखकर समझ आता कि उसके साथ यहाँ पर क्या सलूक किया गया था। ये बिल्कुल वो वाली तो भाभी ना थी जिसे वो 5 साल पहले छोड़कर गया था, बल्कि अब तो भाभी सूखकर कांटा हो चुकी थी। उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी, जबकि आंखों के घेर ढलके पड़े हुए थे जो मरने के बाद मजीद अयां थे। लिहाजा अम्मा ने भाभी को दफनाने की जल्दी की कि डॉक्टरों का कहना है कि मैयत को जरा देर ना रखा जाए और भाभी के आने से पहले मैयत को दफना दिया गया। भाई रोता पीटता घर में दाखिल हुआ था। वो यहाँ से क्या गया, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। बाप की मौत के बाद उसके बच्चे की मौत और फिर अपनी बीवी से भी हाथ धो बैठा था। भाई आते ही अम्मा के गले से लगकर रोने लगा, जबकि अम्मा भी टूट मुट के आंसू बहाने लगी। भाई रोज भाभी की कब्र पर जाता और वहाँ जाकर रोता। उसको किसी तरह सुकून नहीं आ रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी बीवी के साथ यहाँ कैसा सलूक किया गया था। अम्मा ने मुझे भी चुप रहने की ताकीद की थी। मैं अम्मा के खिलाफ जाकर भाई को सच नहीं बता सकती थी, और वैसे भी अब बताने का क्या फायदा था, भाभी तो इस दुनिया में नहीं रही थी। अगर मुझे बताना था तो मुझे भाभी की जिंदगी में ही भाई को अम्मा के सलूक के बारे में बता देना चाहिए था। मेरा दिल पछतावे में घिरा हुआ था, मगर अब इस सब का कोई फायदा नहीं था। मैं भी अम्मा के जुर्म में बराबर की शरीक थी। एक दिन भाई कब्रिस्तान से वापस लौटा तो उसके साथ उसकी बच्ची भी थी। मैं और अम्मा बच्ची को देखकर हैरान रह गई। उसे तो मालूम नहीं था कि उसकी बच्ची जिंदा थी। अम्मा फौरन आगे बढ़ी और इर्द गिर्द नायला को देखने की कोशिश करने लगी। अम्मा ने भाई से पूछा कि नायला कहाँ है, तो उसकी बच्ची क्यों ले आया है? तो वो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में इस कदर दुख था कि मुझे किसी अनहोनी का शक गुजरा। उसने एक बड़ा शाबत अम्मा की तरफ बढ़ाया तो अम्मा ने फौरन खोलकर देखा। देखते ही अम्मा चीखने लगी, ये सब क्या है? मैंने भी फौरन शाबत की तरफ देखा तो मेरी चीख निकल गई। उसमें 2 कफन मौजूद थे। एक कफन नायला का है। भाई के मुंह से निकला तो अम्मा मुंह पर हाथ रखकर पीछे गिरने लगी। मैंने फौरन ही अम्मा को थाम लिया। ये क्या कह रहा है? तो क्या बकवास कर रहा है? नायला को क्या हुआ? अम्मा हैरान परेशान उसे तक रही थी। नायला का शोर उसकी मैयत लेकर आ रहा है। उसने ससुराल वालों के रवैये से तंग आकर खुदकुशी कर ली। अम्मा के मुंह से चीख निकली और मुझे भाई की बात पर यकीन न आया। ऐसा कैसे मुमकिन था? उसके ससुराल वाले तो बहुत ही अमीर और कबीर थे। अम्मा के मुताबिक वो तो वहाँ राज कर रही थी, फिर नौबत यहाँ तक कैसे आ पहुंची? और दूसरा कफन किसका है? अम्मा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। दूसरा कफन मेरा है। भाई बुलंद आवाज में रोने लगा और रोते रोते नीचे बैठ गया। मुझे नायला ने मरने से पहले सब बता दिया कि तुमने मेरी बीवी के साथ यहाँ क्या क्या सलूक किया और उसे उसकी औलाद भी छीन कर नायला को दे दी। ये मेरी बेटी है, तुमने मेरी बीवी को कत्ल कर दिया। नायला नींद की गोलियां खाकर कब्रिस्तान आई थी। मैं वहीं मौजूद था। उसने मुझे तुम्हारे सलूक के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है और बेहोश हो गई। लिहाजा मैंने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसकी नींद की गोलियां खाली हैं, जिसका असर हुआ और वो इस दुनिया में नहीं रही। मुझे यकीन नहीं होता। अम्मा, तुम मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक कर सकती हो? भाई की रोते रोते हिचकी बन गई। मैं तो वहाँ तुम्हारी जिंदगी के दिन बदलने गया था। मैं जानता था कि मेरी माँ को ऐशो इशरत करने का कितना शौक था। मेरी माँ अमीर होना चाहती थी, लिहाजा मैं अपने खानदान को अच्छा स्टेटस देने के लिए बैरूनी मुल्क नौकरी करने गया और अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को तेरे आसरे पर छोड़कर गया था। मगर तुमने क्या किया? मैंने वहाँ 5 साल धक्के खाए और खुद अपने पास बहुत कम पैसे रखे। एक वक्त खूब भूखा रहकर गुजारा किया, मगर यहाँ हर महीने लाखों की तादाद में पैसे भेजे, जबकि मेरी बीवी बगैर इलाज के मर गई और मेरी बच्ची को मेरी बीवी से छीन कर मेरी बहन को दे दिया गया और मुझे ये बताया गया कि मेरी बच्ची इस दुनिया में मौजूद नहीं रही। अम्मा, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा सलूक तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता, जैसे तुमने अपने सगे बेटे के साथ किया। मुझे अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं अपनी बीवी अपनी सादिया के पास जाऊंगा। भाई ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला ताकि अपनी जान दे सके। अम्मा और मैं चीखने लगे और भाई को रोकने लगे। मैं अपनी माँ के साथ अब इस घर में कैसे रहूंगा? मैं कैसे ये बात भूल सकूंगा कि मेरी माँ ही मेरी बीवी की कातिल है? वो रोते हुए बोला। अम्मा और मैं भी बुरी तरह रो रहे थे। भाई ने भी ऐसा मत करो, और तुम तो मुझे पैगाम भेजकर अपनी पसंद की चीजें मंगवाया करती थी। तुमने एक बार नहीं बताया कि यहाँ मेरी बीवी के साथ क्या सलूक हो रहा था। भाई ने मेरी तरफ देखकर शिकवा किया तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। मैंने हमेशा भाई को तसल्ली दी थी कि भाभी बिल्कुल खैरियत से खुशो-खुर्रम है। मेरे पास मजाक के लिए कोई अल्फाज न थे। बाबा मम्मा तो पहले ही नहीं रही, आपको कुछ हो गया तो मुझे कौन प्यार करेगा? उसकी 4
साला बेटी ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा तो भाई होश में आया। उसने पिस्तौल नीचे फेंक दिया और अपनी बेटी के गले लगकर रोने लगा। नाइला की मैयत कुछ ही देर में पहुंच गई। न जाने उसके ससुराल वाले उसको क्या क्या अजियतें दिया करते थे कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर थी। अम्मा को तो अपनी बहू को सताने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, तो बेटी की क्या खबर लेती। अम्मा के मुताबिक नाइला वहाँ राज कर रही थी। उसने भी अम्मा को कभी अपनी दुख तकलीफ के बारे में कुछ नहीं बताया था। बस इतना ही बताया था कि औलाद न होने की वजह से उसका शौहर दूसरी शादी करना चाहता है और उसके ससुराल वाले भी उसके शौहर के साथ है। अम्मा ने कभी भाई की बेटी को उसकी गोद में डाल दिया था। उसके बाद से उसने अम्मा से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया था। शायद उन्होंने भाई की बेटी को तस्लीम नहीं किया होगा। तभी नाइला इस नतीजे पर पहुंची थी कि उसे खुदकुशी करनी पड़ी। नाइला को इस हालत में देखकर अम्मा से बर्दाश्त न हो सका। उनकी बेटी मर गई थी जबकि बेटा उजड़ गया था। उन्होंने अपने हाथों ही अपना घर तबाह बर्बाद कर लिया था। नाइला की मैयत को कफन पहनाकर लाया गया तो अम्मा जोर जोर से कहके लगाने लगी। मैंने और वहाँ मौजूद औरतों ने हैरान नजरों से अम्मा की जानिब देखा था, मगर वो अपने होशो हवास में कहाँ थी। वो खुशी से तालियां पीट रही थी। नाइला मर गई, नाइला मर गई। उनके मुंह से यही अल्फाज अदा हो रहे थे जबकि आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मा अपने होशो हवास को बैठी थी। वो सारे दिन हवाओं में घूमती रहती, कभी हंसने लगती तो कभी रोने लगती। उसे न खाने का होश रहा था न पीने का। मुझे जबरदस्ती निवाले उसके मुंह में डालने पड़ते तो खाना उसके मुंह से नीचे गिर जाता। उसकी लाल टपकने लगती। मुझे अम्मा से घिन आती। मैं अम्मा को बुरा भला कहना शुरू कर देती और उस पर चीखने चिल्लाने लगती तो वो रोने लग जाती और मुझसे खौफजदा हो जाती। मैं अम्मा की खिदमत करने को बिल्कुल तैयार न थी, मगर वो मेरे सर पर आ पड़ी थी। भाई तो नाइला की चिट्ठियां होते ही अपनी बेटी को लेकर वापस घर में मुल्क चला गया था। मैं जानती थी कि अम्मा ने जो सलूक भाभी के साथ किया था, अब अम्मा उसकी सजा भुगत रही थी। उसने अपने हाथों से ही अपना घर उजाड़ दिया था और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। अब बाकी की जिंदगी अम्मा और मुझे ऐसे ही गुजार रही थी।